बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग अब मेमोरी आज पढ़ने जा रहे हैं। हमारा सेकंड लेक्चर है चाइल्ड डेवलपमेंट का। इजी सा है, इंशाल्लाह अच्छे से समझ आ जाएगा। मेमोरी क्या होती है? मेमोरी इज़ द एबिलिटी, ब्रेन एबिलिटी, ब्रेन की एबिलिटी है जिसके अंदर ब्रेन कोई भी चीज़ को स्टोर करता है। पहले उस चीज़ को लेता है, टेक इन करता है, स्टोर करता है और फिर उसको रिकॉल करता है। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन, ब्रेन की वो सलाहियत जिसमें ब्रेन किसी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर लेता है, उसको वहाँ पे महफूज रखता है और फिर ज़रूरत के मुताबिक उसको रिकॉल भी करता है, ये मेमोरी कहलाती है। इट अलाउज अस टू रिमेंबर थिंग्स लाइक फैक्ट्स, पर्सनल एक्सपीरियंस एंड स्किल्स, हेल्पिंग अस टू लर्न and adapt based on past events. Memory can be short term, long term, and it's essential for daily task, relationship and decision making. Memory हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमें याद करने में हेल्प करती है, लाइक फैक्ट्स, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, जो हम स्किल्स सीखते हैं, पास्ट इवेंट्स, उनको याद रखना, ये सब मेमोरी से रिलेटेड है। मेमोरी शॉर्ट टर्म भी होती है जिसके अंदर बहुत थोड़ी देर के लिए हम मेमोरी को या किसी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। लॉन्ग टर्म भी होती है जिसमें हम बहुत लंबे अरसे तक, इवन डेकेड्स तक किसी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। और ये आपकी डेली लाइफ के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए या डिसीजन मेकिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। इसका प्रोसेस कैसे होता है? इसका प्रोसेस 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, विच इज़ इनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। ये क्या चीज़ें हैं? ये मेमोरी की प्रोसेसिंग है। आपने यकीन, कंप्यूटर, जो लोग कंप्यूटर से नो हाउ रखते होंगे उनको पता होगा कि इनपुट डिवाइसेस होते हैं जिनके ज़रिए हम मेमोरी, उसकी जो सीपीयू है, जो कंप्यूटर का ब्रेन है, उसको हम कोई कमांड देते हैं, कोई स्टेटमेंट्स देते हैं, कोई क्वेश्चन देते हैं, कोई कुछ ऑपरेट करने को कहते हैं, तो वो उसकी ना इनकोडिंग फेज़ कहलाती है, जिसके अंदर वो उसकी मेमोरी में चीज़ें चली जाती हैं। उसके बाद जो ब्रेन है या सीपीयू है वो प्रोसेसिंग करता है उसके अकॉर्डिंग और फिर आपको आउटपुट देता है, ठीक है। सेम यहाँ पे हमारा जो ब्रेन है वो भी इसी प्रोसेस के तहत काम कर रहा होता है। सबसे पहले कोई भी इंफॉर्मेशन वो इनकोड करता है, देन उसको स्टोर करता है और फिर जब ज़रूरत होती है उस इंफॉर्मेशन को हम रिट्रीव भी कर सकते हैं। यहाँ मेमोरी रेफर्स टू द साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, स्टोरिंग एंड रिटेनिंग। किसी इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करना, उसको स्टोर करना और उसको रिटेन करना, ये हमारी मेमोरी प्रोसेसिंग है। एंड लेटर हम उसको रिट्रीव भी करें। देयर आर 3 मेजर प्रोसेस इन कोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। फर्स्ट स्टेप, पुटिंग इन्फॉर्मेशन इनटू मेमोरी। आपने अपनी मेमोरी में जो इन्फॉर्मेशन डाल दी है वो इनकोडिंग स्टेज कहलाएगी। प्रोसेस बाय विच इन्फॉर्मेशन इज इनिशियली रिकॉर्डेड इन अ फॉर्म इज यूजेबल टू मेमोरी। यानी कि आपका जो फर्स्ट स्टेज है जिसमें आपने इंफॉर्मेशन को अपने अंदर, अपने ब्रेन के अंदर लेके गए हैं, इसको इनकोडिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग इनकोडेड इन्फॉर्मेशन, उस इनकोडेड इन्फॉर्मेशन जो हमने मेमोरी को दी है उसको अपने ब्रेन के अंदर स्टोर करने को कहते हैं स्टोरेज। इफ़ इंफॉर्मेशन इज़ नॉट एडिक्वेटली स्टोर्ड इन मेमोरी यू कैन नॉट रिकॉल इट। अगर आपने उसको सही तरीके से स्टोर नहीं किया है तो आप उसको रिकॉल भी नहीं कर सकेंगे। यानी ये चीज़ आपकी कनेक्टेड है स्टोरेज से। अब स्टोरेज कनेक्टेड है रिट्रीवल से। स्टोरेज हुआ है तो आप रिट्रीव कर सकेंगे, स्टोरेज नहीं हुआ है तो आप रिट्रीव नहीं कर सकेंगे। द प्रोसेस बाय विच वी गेट इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ स्टोरेज एंड ब्रिंग इट बैक इन टू आवर अवेयरनेस इज कॉल्ड रिट्रीवल। यानी कि वो जो हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर थी ब्रेन में, उस इंफॉर्मेशन को वापस यूज़ में लेके आना, उसको रिट्रीवल कहलाते हैं। हाउ लॉन्ग डू मेमोरीज लास्ट? मेमोरीज कितनी देर तक रह सकती हैं? मेमोरीज़ को यहाँ 3 प्रोसेसेस में, आगे हम इसकी टाइप्स में भी सेम यही चीज़ें पढ़ेंगे। मेमोरीज जो होती हैं कुछ बहुत ब्रीफ होती हैं, जस्ट सेकेंड्स लॉन्ग, एंड अलाउ पीपल टू टेक इन सेंसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड। बिल्कुल चंद सेकेंड्स, सपोज हाफ अ सेकेंड के लिए ये हम इनको स्टोर कर सकते हैं। फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म मेमोरीज होती हैं, यानी कि ये पलक झपकने वाली, बिल्कुल कुछ देर के लिए जो होती है ना, इसको सेंसरी मेमोरी का हम लोग आगे टाइप्स में पढ़ेंगे। शॉर्ट टर्म मेमोरीज वो होती हैं इट बिट लॉन्गर एंड लास्ट अबाउट 20 to 30 seconds. These memories mostly consist of the information people are currently focusing on and thinking about. जो आप उस वक्त फ़ौरन देख या समझ या सुन रहे होते हैं ना, ये आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला जाता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज़ें जाती हैं
Some memories are capable of enduring much longer lasting days, weeks, months or even decades. अब इसकी टाइप्स हम देखते हैं. टाइप्स ऑफ मेमोरी 3 तरह की होती है. सबसे पहले सेंसरी मेमोरी, देन शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लास्ट लॉन्ग टर्म मेमोरी. व्हाट इज सेंसरी मेमोरी? इमीडिएट मेमोरी भी इसे कहा जाता है. सेंसरी मेमोरी इज द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ मेमोरी. ड्यूरिंग दिस स्टेज सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट इज स्टोर्ड फॉर अ वेरी ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, जनरली फॉर नो लॉन्गर देन अ हाफ सेकेंड फॉर विजुअल इन्फॉर्मेशन. यानी अगर आपने कुछ देखा है तो आपके पास हाफ सेकेंड से ज़्यादा वो इन्फॉर्मेशन नहीं रह सकती. और 3 और 4 सेकेंड्स, जस्ट सोचें कि 3 और 4 सेकेंड्स कितने होते हैं. ये उस सूरत में जब आप कुछ सुन रहे हैं. तो सेंसरी मेमोरी अगर आप देख रहे हैं तो हाफ अ सेकेंड, यानी इससे भी कम. नो लॉन्गर देन अ हाफ सेकेंड विजुअल इन्फॉर्मेशन. और अगर ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन है विच इज़ 4 और 3 सेकेंड्स. ठीक है. People only pay attention to certain aspects of this sensory memory. Attending to sensory memory allows some of this information to pass into next stage, that is short term memory. यानी जब आप उसको ज़रा सा थोड़ा सा तवज्जो या ध्यान देने लग जाते हैं तो फिर वो आपकी ये सेंसरी मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है. शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है? ऑल्सो नोन एज एक्टिव मेमोरी. इसमें आप एक्टिवली पार्टिसिपेट, जो आप करंट सिचुएशन में होते हैं, इन्फॉर्मेशन वी आर करंटली अवेयर ऑफ थिंकिंग अबाउट. इन फ्रूडेंट साइकोलॉजी हम लोग अभी पढ़ेंगे. उसमें ये है कि उसने इस मेमोरी को नाम दिया है कॉन्शियस माइंड का. पे अटेंशन टू सेंसरी मेमोरीज जनरेट इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट टर्म मेमोरी. जब आप किसी चीज़ को किसी भी सिचुएशन के अंदर एक्टिव होते हैं, अटेंशन लेते हैं, तो वो वाली इंफॉर्मेशन आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है. फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम्स फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड. ठीक है. उस वक्त या आप अपने उसमें देख लें कि हम लोगों के जब एग्ज़ाम्स होते हैं वो चीज़ें हमें किस तरीके से याद होती हैं और उसके बाद कुछ ही अर्से बाद वो हमें भूल जाती हैं. लॉन्ग टर्म मेमोरी रेफर्स टू द कंटिन्यूइंग स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन. यानी कि कोई अगर इन्फॉर्मेशन हम कंटिन्यूली अपने ब्रेन में स्टोर कर रहे हैं तो वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है. फ्रूडेंट साइकोलॉजी के मुताबिक लॉन्ग टर्म मेमोरी को प्री कॉन्शियस या अनकॉन्शियस का नाम दिया गया है. This information is largely outside of our awareness but can be called into working memory to be used when needed. यानी कि ये हम लोगों की अवेयरनेस से बाहर होती है लेकिन हमारे ब्रेन में हर वक्त मौजूद. इसमें कोई हमारी अवेयरनेस वॉलेंट्री एक्शंस नहीं होते. ये प्री कॉन्शियस या अनकॉन्शियस मतलब हमारे लाशऊर में ये होती हैं. जैसे कि सपोज लॉन्ग टर्म मेमोरी में आप एग्जांपल ले सकते हैं. आपके घर का एड्रेस आपको इतना वो याद होता है कि आप जहाँ से भी घूम फिर के आसानी से अपने एड्रेस पे पहुँच जाते हैं. आपका नाम, वो इस तरह की लाशऊरी एक मतलब कॉन्शियस है आपके माइंड के अंदर कि आप जो मर्जी हो जाए आपको अपना नाम याद रहता है. सम मेमोरीज आर फेयरली ईजी टू रिकॉल वाइल अदर्स आर मच मोर डिफ़िकल्ट टू एक्सेस. यहाँ पे हम इस प्रोसीजर को देखेंगे, इन स्टेप्स को देखेंगे कि 3 तरह की मेमोरीज जो है ना वो हमारे अंदर होती हैं. दैट इज़ सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी. हाउ दे वर्क? सेंसरी जो है ना ये इनपुट की तरह हमारे पास आती है. ठीक है. ये अनअटेंडेड होती है, मतलब आप इसमें अटेंटिव नहीं होते. अनअटेंडेड इन्फॉर्मेशन होती है, ये लॉस हो जाती है, थोड़ी देर में ख़त्म हो जाती है. लेकिन अगर आप अटेंशन देते हैं थोड़ी सी तो फिर ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती हैं. शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहने के बाद ये ख़त्म हो जाती है. इफ़ अनरिहर्स्ड इन्फॉर्मेशन, अगर ये अनरिहर्स्ड है तो फिर ये लॉस हो जाती है, कुछ अरसे बाद ख़त्म हो जाती है. बट इफ़ यू मेंटेन रिहर्सल्स, अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हैं उस मेमोरी के ऊपर, बार बार उसको याद करते रहते हैं और मेंटेन करते हैं रिहर्सल्स को, देन इट विल कन्वर्टेड इनटू योर लॉन्ग टर्म मेमोरी. ये इनकोडिंग फेज़ में चली जाती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है. और लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो चीज़ चली जाती है जब चाहे आप उसको रिट्रीव कर सकते हैं. ठीक है. उसको यूज़ कर सकते हैं. Some information may be lost over time. कुछ लॉन्ग टर्म मेमोरी की भी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस होती हैं जो बाद में लॉस हो सकती हैं. हम भूल क्यों जाते हैं? वेरी कॉमन क्वेश्चन एंड वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल. वाई वी फॉरगेट? फॉरगेटिंग इज अ सरप्राइजिंगली कॉमन इवेंट. सबके साथ होता है. जस्ट कंसिडर हाउ इजी इट इज़ टू फॉरगेट समवन्स टाइम, समवन्स नेम. जैसे कि आप किसी का नाम भूल जाते हैं. कितना मतलब अजीब सी बात है ना कि कुछ लोगों के नाम हमें इतने अच्छे तरीके से याद होते हैं, कुछ के भूल जाते हैं.
लेकिन कैसा होता है ये, किस तरह होता है कि कुछ चीज़ें हमें बहुत अच्छे से याद होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं याद होती हैं, हम क्यों भूलते हैं? देयर आर 4 बेसिक एक्सप्लेनेशन फॉर व्हाई फॉरगेटिंग अकर्स। फेलियर टू स्टोर अ मेमोरी, हमने वो चीज़ अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर नहीं की होती, जस्ट हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी तक या सेंसरी इंफॉर्मेशन तक, सुनने की हद तक हमने उसको देखा होता है, हम कोई एक्टिवली उसको अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में या लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं लेके गए होते, हमने बार बार उस चीज़ की प्रैक्टिस या रिहर्सल्स नहीं की होती। वन रीज़न इंटरफेरेंस, कुछ मतलब इंटरफेरेंसेस भी हो सकती हैं, कुछ मुदाखलत भी हो सकती है किसी और चीज़ के मतलब इन फैक्टर्स जो हैं वो उसके ऊपर नज़रअंदाज हो सकते हैं। मोटिवेटेड फॉरगेटिंग, कि हम उसको याद करना ही नहीं चाहते, हम भूल ही जाना चाहते हैं, ये भी समटाइम्स रीज़न हो सकती है। और समटाइम्स रिट्रीवल फेलियर होता है कि हम उन चीज़ों को सुन तो लेते हैं, हमारी मेमोरी में भी होती हैं, पर हम उनको रिट्रीव नहीं कर पा रहे होते हैं, उस इंफॉर्मेशन को अपने ब्रेन से बाहर नहीं लेके आ रहे होते हैं। अब इसके ऊपर फिर हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी मेमोरी को, उन चीज़ों को जो हमारे फेलियर्स हैं हम भूल जाते हैं, उनको कैसे सही किया जा सकता है? देयर आर 4-5 रीजन्स देयर। वन इज़ राइट इट डाउन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल वे इज़ राइट इट डाउन। कोई भी चीज़ आपको अगर नहीं याद रहती है, लिख लें, वो आपको याद होने लग जाएगी। जैसे कि बच्चे भी अक्सर आपने देखा होगा, कोई स्कूल वगैरह में जो पढ़ते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो सिर्फ देख लेते हैं, उनको याद हो जाता है, तो कुछ बच्चे होते हैं उनको नहीं याद होता है, भूल जाता है, तो फिर वो लिख लिख के याद करते हैं, उससे वो चीज़ें उनकी अच्छी हो जाती हैं, उनकी मेमोरी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। द एक्ट ऑफ राइटिंग विद द पेन एंड पेपर हेल्प्स इम्प्लांट द मेमोरी इनटू योर ब्रेन। ठीक हो गया। नेक्स्ट, अटैच मीनिंग टू इट। यू कैन रिमेंबर समथिंग मोर इजीली इफ़ यू अटैच मीनिंग टू इट। आपने बहुत सारे हमने लास्ट टाइम जो है जैसे रिसर्च की स्टेप्स पढ़े थे, ठीक है, हमने उसके साथ एक्रोनियम्स मतलब बनाए थे कि इसका ये है, इसका ये है। जब हम किसी वर्ड के साथ कोई मीनिंग ऐड कर देते हैं, ये भी बहुत हेल्पफुल होता है उसको रिकॉल करने में और याद करने में। रिपीट इट, जितनी ज़्यादा रिपीटेशन होगी, इट हेल्प्स मेमोरी बिकम्स इनकोडेड बियॉन्ड योर शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकल के वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी व्हेन यू रिपीट इट। ग्रुप इट, इंफॉर्मेशन दैट इज़ कैटेगराइज्ड बिकम ईजियर टू रिमेंबर एंड रिकॉल। जब आप इंफॉर्मेशन को कैटेगराइज कर देंगे, जैसे अब सपोज़ मैं इस पूरी अभी तक जो हमने पढ़ा है ना, हम उसको कैटेगराइज कर लेते हैं। भाई हमने मेमोरी की डेफिनेशन देखी, हमने देखा कि मेमोरी की ना प्रोसेसिंग कैसे होती है, 3 स्टेप्स में हमने देखी, इनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल। उसके बाद हमने इसकी टाइप्स देखी, फिर हमने देखा मेमोरी लॉस होता क्यों है, अब उसके इम्पैक्ट्स। तो इस तरीके से जब हम ग्रुप स्टडी कर लेते हैं, एक ओवरऑल जर्नल व्यू ले लेते हैं, उससे भी हमें चीज़ें याद रहती हैं। टेस्ट योरसेल्फ, while it may seem like studying and rehearsing information is the best way to ensure that you will remember it, researchers have found that being tested on information is actually one of the best ways to improve recall. यानी कि आपने ये सब ऊपर वाले स्टेप्स कर लिए हैं, आपने राइट डाउन कर लिया, मीनिंग अटैच कर लिए, रिपीटेशन कर ली, बट आप उसके बाद अपने आप को टेस्ट भी करें, उससे आपको कुछ वीकनेसेस पता चलेंगी और इम्प्रूव करेंगे आप उन वीकनेसेस को। टेक अ मेंटल पिक्चर, सिस्टमैटिकली ट्राइंग टू मेक अ मेंटल नोट ऑफ थिंग्स यू ऑफन फॉरगेट। आप चीज़ों को ना मेंटली भी एक उनकी पिक्चर बना लें अपने जहन के अंदर, उससे भी आपको इम्प्रूव होगी मेमोरी। हाउ टू प्रोटेक्ट योर मेमोरी, मेमोरी को प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है? 4 रीजन्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, इसके अलावा भी हो सकती हैं, बट देयर आर 4 टिप्स टू प्रोटेक्ट मेमोरी। Avoid stress, avoid drugs and alcohol, get enough exercise, adequate rehearsals, and deep processing. There are 2 disorders we are going to discuss. That one is dementia and Alzheimer. Dementia एक cognitive disorder है जिसके अंदर जो ब्रेन है वो आपका मतलब फंक्शनिंग करने में नाकाम हो जाता है, प्रॉपर फंक्शनिंग, नॉर्मल फंक्शनिंग के अंदर। एक्चुअली डिमेंशिया एक बीमारी नहीं है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सिम्टम्स। इसके अंदर बहुत सारी कॉग्निटिव बीमारियों से मिल के ना ये डिमेंशिया जो है ये बना हुआ है।
इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है, थिंकिंग प्रॉब्लम होती है, याद करने की प्रॉब्लम होती है, रीजनिंग नहीं कर पाते. डिमेंशिया जनरली इन्वॉल्व्स मेमोरी लॉस. Memory loss has different causes. Alzheimer's disease is the most common cause of progressive dementia in older adults. वो कह रहे हैं कि जो एल्जाइमर है ना, मतलब मेमोरी लॉस की मुख्तलिफ रीजंस हो सकती हैं डिमेंशिया में, लेकिन एल्जाइमर मोस्ट कॉमन रीज़न है जो डिमेंशिया का कॉज बनती है. और ये डिमेंशिया और एल्जाइमर दोनों ही मोस्टली ये 65 के बाद पेशेंट्स में आती हैं. आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा, अगर आपके घर में कोई बड़े हैं तो आपने देखा होगा कि उनको चीज़ें याद रहने में मुश्किल होती है. कभी कभी बैठ के वो पुरानी बातें लेके बैठ जाएंगे जैसे वो चीज़ें सब अभी हो रही हों. उनको ऐसे लगेगा जो लोग मर चुके होंगे वो उनके बारे में भी ऐसे डिस्कस कर रहे होंगे कि मुझे उससे मिलवा दो, अभी वो मुझसे मिल के गया है. मतलब इस तरीके से उनकी जो ब्रेन की फंक्शनिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही होती है. तो सिम्टम्स आर मेमोरी लॉस, डिफ़िकल्ट इन प्रॉब्लम, उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग में मुश्किल होती है, मेमोरी लॉस होती है, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग नहीं कर पाते हैं. कॉजेज़ क्या है, ब्रेन इंजरी भी हो सकती है, कोई नर्व सेल्स का लॉस भी हो सकता है, एंड देयर कनेक्शन टू ब्रेन या नर्व्स का ब्रेन के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है. रिस्क फैक्टर्स कैन बी एज एंड फैमिली हिस्ट्री में अगर है तो भी ये हो सकते हैं. और जाहिर सी बात है जैसे एज ज़्यादा होती है तो फिर ये मेमोरी लॉस इश्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं. इट कैन बी ट्रीटेड बाय थेरेपीज ऑल्सो विद मेडिकेशंस. Alzheimer disease is a progressive neurological disorder that causes the brain to shrink and brain cells to die. ये अल्जाइमर जो है ना, प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, मतलब ये है, एक तो ये न्यूरॉन्स की बीमारी है, ठीक है. न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद होती हैं जो ब्रेन को के मैसेजेस को पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाती हैं. प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, प्रोग्रेसिव का मतलब ये है कि जो वक्त के साथ साथ बढ़ती रहती है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये डिजीज़ सीवियर होती जाएगी. इसके अंदर ब्रेन सेल्स डाई भी हो सकते हैं और श्रिंक भी कर सकते हैं. अल्जाइमर डिजीज़ इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया. जैसे कि अभी हमने डिमेंशिया में पढ़ा कि डिमेंशिया का मोस्ट कॉमन जो है ना कॉज वो अल्जाइमर है. इसके अंदर वही थिंकिंग एबिलिटी नहीं होती, बिहेवियरल चेंज हो जाता है, सोशल स्किल्स दैट अफेक्ट अ पर्सनस एबिलिटी टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली. आपकी सोशल स्किल्स डिस्टर्ब हो जाती हैं. सिम्टम्स में क्या है, फॉरगेट कन्वर्जेशन, बात करते करते भूल जाएंगे क्या बोल रहे थे. रिपीट स्टेटमेंट्स, लॉस्ट इन फेमिलियर प्लेसेस, आपको घर भूल जाएगा, किसी जहाँ आप अक्सर जाते थे वो जगह भूलना शुरू हो जाएंगी. कॉजेज़ आर न्यूरॉन डैमेज, इसमें न्यूरॉन डैमेज भी हो सकते हैं. कुछ प्रोटीन्स होती हैं वो मतलब ग्रो करना शुरू कर देती हैं, उनकी प्रोडक्शन हाई हो जाती है, उस वजह से भी अल्जाइमर होता है. एज की वजह से भी होता है, किसी सीवियर इंजरी की वजह से भी होता है. रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, एज है, फैमिली हिस्ट्री है. नो प्रॉपर ट्रीटमेंट बट कैन मेक इट बेटर विद मेडिकेशंस एंड थेरेपीज़. थैंक यू सो मच. इजी लेक्चर था, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा.